देखो बेटा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिप्रेजेंट करते हैं किससे? V से। ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब होता है जब किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने पर 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। यानी कि potential is defined as the amount of work done in bringing a charge from infinity to that point is known as electric potential of that point। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। अगर आपको क्वेश्चन में वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या करेंगे? चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा Q VB माइनस VA। VB माइनस VA। VB माइनस VA का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और सिंपली W इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। डेल्टा V मींस पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल में डिफरेंस मिलेगा तो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। तो मान लो कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से B एक्सेलरेट करा दिया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, B पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया तो चार्ज पार्टिकल U वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर गया पॉइंट A और B के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है ये वेलोसिटी निकालो। क्वेश्चन में क्या कहता है? ये वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो ये वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करोगे? तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला बताया? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन किसके इक्वल पुट कर दिया? हाफ mu स्क्वायर के। इसकी वैल्यू हो गई Q इनटू V के इक्वल। U स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2QV बाय M। तो U के लिए वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2QV बाय M। ये आ गया निकल करके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जब आपने उसे V वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया। ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? पार्टिकल के चार्ज पर, पार्टिकल के मास पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? Q का मतलब चार्ज, M का मतलब मास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है चार्ज की वजह से तो मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, इस चार्ज की वजह से पॉइंट P का r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। तो निकालने के लिए इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज को लाने में कुछ वर्क डन भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाले तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू जो आती है निकल करके एक अकेले चार्ज की वजह से वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B किसके इनवर्स आ रहा है? R के। यानी अगर R बढ़ गया तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 3 पॉइंट्स को दे दें, A को, B को और C को, तो आपको ध्यान रखना है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है क्योंकि ये फॉर्मूला इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे B की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? A का, फिर कहाँ होगा? B का, और सबसे कम कहाँ होगा? C का। जो इस बात को बोलेगा कि फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। गॉट इट? अगर फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही होगा। होगा या नहीं होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr। क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में? E इज इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr। इसके बीच में रिलेशन आ गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसके बीच में रिलेशन आ गया यानी कि रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो E और V का रिलेशन हो गया E इज इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dr और सिंपली V अपॉन R और माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ठीक, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। क्या डायरेक्शन? यानी फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है।
अगर आपको यहाँ से dv की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये हो गया माइनस का EDR। तो अगर v निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे EDR को, करेंगे नहीं करेंगे v निकालने के लिए। बात हमें नहीं इंटीग्रेशन करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। E इज इक्वल्स टू dv बाई dr मैग्नीट्यूड के अंदर, तो जहां dr की वैल्यू सबसे कम होगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बात आ गई भाई समझ में। जैसे कि आपके पास ये दो सरफेस है, एक 20 वोल्ट पर और एक 10 वोल्ट पर। ठीक, आपने 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लिए, ए बी सी। चार्ज को आप 20 वोल्ट की सरफेस से 10 वोल्ट की सरफेस पे ले जा रहे हैं, तो इन दोनों सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ। चार्ज को ए से इस पॉइंट पे ले गए, बी से इस सरफेस पे ले गए, सी से इस सरफेस पे ले गए, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो जहां पर सेपरेशन की वैल्यू सबसे कम है। जहां पर सेपरेशन सबसे कम है वहां पर फील्ड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल तो सबका ही सेम है, दोनों सरफेस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10-10-10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ हो गई, बी पर, फिर कहाँ हो गई, सी पर, और सबसे कम कहाँ होगी, ए पर। Got it? मान लो कि क्वेश्चन में दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में 5 वोल्ट पर मीटर की है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। ठीक, अगर ओरिजिन पर पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट है, पॉइंट पी ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, सही है, यानी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,0, सही है, और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,2, सही है। तो आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना होगा और पॉइंट क्यू का पोटेंशियल कितना होगा। क्वेश्चन आगे समझ में। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि पोटेंशियल पॉइंट पी पर और क्यू पर बताइए कितना होगा। पॉइंट पी जो है वो एक्स में 5 मीटर पर है और पॉइंट क्यू जो है वो वाई में 2 मीटर पर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कितनी दे रखी है, 5 वोल्ट पर मीटर, तो बताइए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का क्या पोटेंशियल होना चाहिए। अगर ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। 200 वोल्ट पे नहीं होगा। देखो 5 वोल्ट पर मीटर की वैल्यू दे रखी है, यानी हर एक वोल्ट पे कितना, हर एक मीटर पे कितना वोल्टेज गिर रहा है, 5 वोल्ट का। तो 5 मीटर पर कितना गिर गया, कितना गिर गया, 25 वोल्ट का। 100 का पोटेंशियल था, 25 वोल्ट गिर गया, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल बचा कितना, 75 वोल्ट। अब क्या निकालना है, पॉइंट क्यू का पोटेंशियल। तो पॉइंट क्यू का पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में कितनी दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। जब पोटेंशियल वाई के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अंदर 0 है और पोटेंशियल की वैल्यू को निकालते हो तो करोगे तो E × R, करोगे नहीं करोगे। जब E की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू कुछ भी, उससे फर्क क्या पड़ेगा, पॉइंट क्यू का पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट पी के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सारी बात समझ में। यानी कि अगर फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। बात आ गई नहीं आ गई समझ में। इसलिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिस तरह से डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे ही हमें डाइपोल की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। ये होता है जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए। अब अगर मान लो एक्सियल लाइन पे निकाल रहे हो तो एक्सियल लाइन का मतलब ये हो गया कि थीटा कितना पुट करना है, 0 डिग्री। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एक्सियल लाइन पे 1/4πε0 P अपॉन R²।
डायपोल की वजह से पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला आया उसमें पोटेंशियल किसके इनवर्स आ रहा है, आर स्क्वायर के, काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पर डायपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो किसके इनवर्स आती है, आर क्यूब के, और पोटेंशियल किसके इनवर्स आता है, आर स्क्वायर के। अब अगर मान लो तुमने निकाला इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये हो गया कि थीटा कितना ले रहे हो, 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी हो गई, 0। अभी बात समझ में, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होती डायपोल के, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है सिस्टम की। सिस्टम का मतलब हो गया कि तुमको चाहिएगा चार्ज का एक पेयर, तभी निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, वरना निकलेगी। पहला केस, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो ये जो सिस्टम बना उसके अंदर एक पेयर आ गया पूरा चार्ज का। ये जो सिस्टम बना है, सिस्टम में दो चार्ज है, दो चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक पेयर। तो एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी जब निकालो तो निकालने के लिए पहले चार्ज का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दो दूसरे चार्ज के अंदर, या फिर दूसरे चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, पहले चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे चार्ज के पोटेंशियल के अंदर, सही है। पहले चार्ज का दूसरे पोटेंशियल में कर, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल से कर दो, या पहले चार्ज का पोटेंशियल के दूसरे के चार्ज में मल्टीप्लाई कर दो। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाला है आपने, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकाला है 1/4πε0 Q1/R, मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, Q2 के अंदर। तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या बन करके आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये आगे निकल के क्या, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। गलती से भी नीचे आर स्क्वायर मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा, नॉर्मली याद रहता है आर स्क्वायर, जबकि होता क्या है आर। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रही है तो समझो सिस्टम किस में चल रहा है, रिपल्शन में। अगर नेगेटिव आ रही है तो सिस्टम किस में चल रहा है, अट्रैक्शन में। और अगर जीरो आ रही है तो सिस्टम किस में चल रहा है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल कर लो, जीरो के इक्वल। लेकिन उसके लिए चाहिएगा क्या, सिस्टम चाहिएगा ना। सिस्टम का मतलब होता है चार्ज का पेयर, सिस्टम का मतलब होता है चार्ज का पेयर। ये तो हो गया पहला केस, क्योंकि एनर्जी निकाली है तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। फैक्ट बात है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, ठीक। दूसरा केस है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं और आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो सेकंड केस है आपके पास मोर देन टू चार्जेस, मोर देन टू चार्जेस। मान लीजिए कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 चार्जेस पुट कर दिए, सेपरेशन दे दिया R1 R2 R3, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पहले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/4πε0 Q1 Q2/R1। दूसरा सिस्टम हो गया इन दोनों चार्जेस का, क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई, 1/4πε0 Q2 Q3/R2। और तीसरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4πε0 Q3 Q1/R3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अब अगर सिस्टम की निकालोगे, तीनों को लेके ऐड करोगे नहीं करोगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U1 + U2 + U3। कॉमन कर लिया सब में से 1/4πε0, अंदर रह गया Q1 Q2/R1 + Q2 Q3/R2 + Q3 Q1/R3।
ऐसा करने के लिए आपने कितने सिस्टम बनाए? 3, यस सर। क्योंकि डायग्राम सिंपल था तो आपको पता चलेगा 3 सिस्टम बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? लेकिन डायग्राम इतना सिंपल तो होगा नहीं, ठीक। मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दे रहा हूं कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेस आपने बनाए। स्क्वायर मैंने बोला है, साइड कितना हो गया? 1, ठीक है। इसमें कितने सिस्टम बनेंगे? जब तक सिस्टम नहीं निकलेंगे पोटेंशियल निकलेगी नहीं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिस्टम निकालने के लिए क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ सिस्टम। तो नंबर ऑफ सिस्टम निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करिए n(n-1/2), क्या इस्तेमाल करिए? n(n-1/2). अब इसमें n की वैल्यू को कितना पुट कर दीजिए? 4। n की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए? 4। सॉल्व करिए, कितने सिस्टम आ गए? 6। कितने सिस्टम आ गए? 6 सिस्टम आ गए। तो फॉर्मूले का यूज आया समझ में? आपको अगर नंबर ऑफ सिस्टम निकालने हैं तो नंबर ऑफ सिस्टम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करिए। इसमें n की वैल्यू को आप क्या पुट कर दीजिए? 4। तो नंबर ऑफ सिस्टम कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सिस्टम कितने आ गए? 6। अब 6 सिस्टम में से 4 एक तरफ कर दीजिए, 2 एक तरफ कर दीजिए। 2 कौन से? डायगोनल वाले। 2 कौन से? डायगोनल वाले। हमें बात समझ में? क्योंकि एक सिस्टम तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। 4 तो यही हो गए और एक सिस्टम ये हो गया और एक सिस्टम ये हो गया। हो गए 6 सिस्टम डायगोनल वाले। जब डायगोनल वाले सिस्टम लोगे तो सेपरेशन कितना लोगे? √2 ही तो लोगे, R ढूंढना नहीं लोगे। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? ठीक है। इसके क्वेश्चन ज्यादातर गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बच्चे सिस्टम नहीं निकाल सकते। सिस्टम कैसे निकलेंगे? अगर सिंपल फिगर है तो बिना फॉर्मूले लगाए निकल जाएंगे, सही है। जैसे स्क्वायर दिया था, ये तो बिना फॉर्मूले लगा के ही आ जाता, 6 सिस्टम होंगे इसके। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो फिर उसके अंदर सिस्टम काउंट करने में प्रॉब्लम हो, उससे पहले इस फॉर्मूले का यूज कर लो। जैसे कि अब की बार मैंने आपको क्यूब दे दिया। क्या दे दिया मैंने? क्यूब। कितने कॉर्नर है क्यूब में? 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर पे मैंने 8 चार्ज बिठा दिए और मुझसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? भाई सिस्टम की पोटेंशियल निकालो। क्या निकालो? पोटेंशियल तब निकलेगी ना जब नंबर ऑफ सिस्टम निकलेंगे। सोचे देखो भाई, क्यूब के अंदर आपने 8 चार्जेस बिठाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको निकालनी है पोटेंशियल। तो नंबर ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना, कितने आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ सिस्टम की वैल्यू कितनी आ गई? n(n-1/2) से कितनी आ रही है वैल्यू? 28 सिस्टम आ रही है। आ गई बात समझ में? वो 28 सिस्टम कैसे कैसे होगा? 28 सिस्टम कैसे हो गए? 6 तो हो गए फेस के। 6 कितने हो गए? फेस के। क्यूब में कितनी फेस होती है? 6 तो फेस होती है भाई। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। एक फेस पर कितने हो गए? 4 चार्ज है। एक फेस पे 4 चार्ज है तो अंदाजा लगाओ, एक फेस पे अगर 4 चार्ज है, ठीक है, तो कितने सिस्टम बन गए? 4 सिस्टम बन गए, नहीं बन गए? एक फेस पर 4 सिस्टम है, सही है। तो 4 मतलब एक फेस पर 4 चार्ज बैठे हुए हैं, तो 4 चार्ज की वजह से कितने सिस्टम तैयार हो गए? 4 सिस्टम तो कॉमनली तैयार हो गए और 2 उनमें बॉडी डायगोनल वाले हो गए। तो एक फेस पे 6 हो गए। तो एक फेस पे कितने हो गए? 6 हो गए। बात आ गई नहीं है भाई समझ में? ठीक है। उसके बाद 4 क्यूब के बॉडी डायगोनल वाले हो गए। भाई क्यूब के बॉडी डायगोनल भी तो होंगे। एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 होते हैं बॉडी डायगोनल, सही है। उन सबके लेकर के ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने निकल करके आएंगे? 28 सिस्टम आएंगे, नहीं आएंगे निकल करके? उन सबकी एनर्जीज को आप ऐड करो। अभी बात समझ में? हालांकि क्वेश्चन हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यहाँ पर, सही है, लेकिन निकलेगा तो तब ना जब आप सिस्टम कैलकुलेट करोगे। बिना सिस्टम के तो नहीं निकलेगा ना। किसी भी एक सिस्टम की एनर्जी अगर निकालनी है तो जनरल फॉर्मूला क्या बताया एनर्जी निकालने के लिए? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन। पॉइंट आ गया नहीं आ गया समझ में?